गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको भी पता है। मैं आपको जितने भी सेशन में आप मुझे देखिएगा, मैं पी वाई क्यू का गुणगान करते रहता हूँ। भजन मेरा चलते रहता है बिना नॉन स्टॉप कि आप पी वाई क्यू सॉल्व करिए, तभी आपके चीज़ें आपके लाइन पे आएंगी। आपको आइडिया लगेगा एग्जैक्टली कि हमें आगे कैसे पढ़ना है। तो वही पी वाई क्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है मैं उसको आगे दिखाता हूँ, और आप देख के समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने 10 वर्ड लिखा है। एक है मैंगो, दूसरा है हेन। अब बोल रहा हूँ तो हेन मान लो यार, थोड़ा दूसरा पहले लिख रहा था फिर हेन कर दिया। तीसरा है आपको मोटरसाइकिल। चौथा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पांचवा है कोलकाता। छठा है ट्यूबलाइट। सातवां है मोंटाना। आठवां है दिव्यांशु। नौवां है बीपीएससी। 10वां है नेवर बिफोर। ये 10 वर्ड है आपके पास। ठीक है, अब मुश्किल से आपको ये वर्ड बताए हुए मुझे कितना देर हुआ, शायद 2 सेकंड भी नहीं। अब मैं आपसे बोलता हूँ रिपीट करो 10 वर्ड। कर पाओगे रिपीट? देखो, ये तो मैं अभी 2 सेकंड बाद बोला हूँ आपको। अगर मैं यही वर्ड आपको बोलूँ, मैं आपको 3 घंटे बाद या 4 दिन बाद, कितने वर्ड आपको याद रहेंगे? वो सच मानो, बीपीएससी को छोड़ के कुछ नहीं याद रहेगा आपको। वो इसलिए क्योंकि आप बीपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, उसको एक बार देख लिया तो वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो देखो, मैं आइडिया आपको ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि जब हम मैराथन सेशन करते हैं, वहां पे क्या होता है कि आपको एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, चार आंसर, पांच आंसर, 250 आंसर, 340 आंसर, इतने सारे वर्ड हमारे पास, एक एकेडमिक वर्ड हमारे दिमाग में आ गए हैं। वो कहाँ से याद रहने वाला है? हमें तो ये फीलिंग आ गई कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने पूरा मैराथन देखा है, लेकिन याद रहा? हमें नहीं याद रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस मैराथन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, होता है, एकदम होता है। अब अगर मैं आपको एग्जाम के 2 दिन पहले अगर हर कुछ समझा के पढ़ाने लगूं, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका इंपॉर्टेंस बस वैसे स्टूडेंट के लिए होता है जिन्हें ऑलरेडी सारे आंसर्स पता है, जिन्हें ऑलरेडी ये 10 वर्ड जो मैंने दिया था ना, वो उन्हें याद है, बस वो एक बार रिवीजन कर रहे हैं। तो क्या सारे बच्चे ऐसे होते हैं? नहीं होते हैं। मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लास्ट एग्जाम के 2-3 महीने में सीरियस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना एक नया पहल किया जाए, एक नया ट्राई किया जाए, अटेम्प्ट किया जाए। आप बताइएगा ये अटेम्प्ट क्या है। मैं क्या सोचता हूं कि हम हर एक क्वेश्चन को थोड़े डिटेल्स में देखेंगे। हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि वो टॉपिक के अराउंड जितने भी क्वेश्चन आता है, वो हमारा उस टॉपिक के जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा उसमें कवर अप हो जाए। ताकि अगर हम मान लो 20 क्वेश्चन भी करते हैं, तो 20 क्वेश्चन मतलब कि पर सेट वाइज, तो हमारा लगभग एक्चुअली में 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और सिंस जब हम वर्ड याद करते हैं तो याद नहीं रहता, लेकिन जब हम कहानी याद करते हैं तो हमें चीज़ें याद रहती हैं। आप आज भी अगर देख लीजिएगा, आपसे 1998 के मूवी का कोई स्टोरी पूछूंगा तो आपको नाम, बोले कहानी याद रहेगा, लेकिन उसी फिल्म के कैरेक्टर्स का नाम पूछूंगा तो वो आपको नहीं याद रहेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि दो अलग अलग चीज़ आपको अलग अलग ट्रीट हो रहा है? क्योंकि कहानियां हमें याद रहती हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एक तरीके का कहानी होता है। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके अराउंड जो भी, ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होंगे, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो कि इस कहानी के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ताकि आप जो भी सीख रहे हैं उससे आप एक्चुअली में फायदा उठा पाए, ना कि जस्ट बिकॉज एक सेंस ले ले अपने अंदर कि हमने पढ़ाई कर ली है। और इस बात को समझिएगा कि इसका भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैंने बताया कि किस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंस है। इसका फायदा बस वो स्टूडेंट उठा पाते हैं जो कि पहले से ही चीज़ों को जान चुके हैं, वो जानते हैं और उन्हें अब समझने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें फायदा होता है। तो ये दो अलग अलग ग्रुप है। तो इस बात का पहले हमारे पास समझ होना चाहिए कि हम किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, क्या मुझे इससे एक्चुअली में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टीचर ने भी इतनी मेहनत की, स्टूडेंट ने भी मेहनत की, घंटों के वीडियो बनाए, और फ़ायदा आपको दोनों को नहीं हो पा रहा है। ना टीचर आपको स्टूडेंट को कन्वे कर पा रहे हैं, और ना स्टूडेंट ये समझ पा रहे हैं कि हाँ मैं मेहनत तो कर पा रहा हूँ लेकिन मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ। तो इस बात को मैंने सोच समझ के, मेरे हिसाब से ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से चीज़ों को हम धीरे धीरे लेंगे, लेकिन हम डीपली लेंगे ताकि हमें वो लॉन्ग टर्म में याद रहे। ठीक है, ये पहला क्लास था इसीलिए इतना लंबा भाषण हुआ, ये अगले बार नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो अभी भी आपको कितने वर्ड याद थे वैसे, अगर आप ये देख रहे हैं तो कमेंट करिए, देखता हूँ कितने बच्चों को, लेकिन ऑनेस्टली करिएगा, ठीक है, कि मुझे 2 वर्ड याद थे, मुझे 4 वर्ड याद है। जो 7 लिखता है भाई, मैं उसको बोल दूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि किसी को 7 वर्ड से ऊपर कुछ भी याद होगा, ठीक है। लेकिन चलो हम लोग अब सीधे अपने काम पे आते हैं, जो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है। अब देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जामिनेशन में कभी ना कभी आ चुके हैं, ठीक है। तो हम जब आंसर्स देखेंगे, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, मैं सीधे आंसर बताऊं और आगे बढ़ जाऊं, तो ये फायदेमंद नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। एक दो बार हम लोग क्वेश्चन आगे कर लेंगे तो हमें एक्चुअली में आइडिया लगेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, एंड क्या ये सही तरीका है कि नहीं है, हमें आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। बिकॉज मैं सोच रहा हूं कि ये फायदेमंद है आपके लिए, लेकिन आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये सही नहीं होगा। तो इसीलिए आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? अब देखिए, ये बहुत फेमस बुक है। ये मान लीजिए आप बायो के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी आपको ये आंसर पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोई ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी, तो चलो उसमें अलग ही क्वेश्चन हो जाएगा, छोटा सा। हाँ, आपको ये क्वेश्चन, ये बुक का राइटर कौन है? तो देखिए, सिंस जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें नाम होता है, तो बहुत हाई चांस है ना, उसको रूल आउट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बिकॉज नाम में आप क्या लॉजिक लगाइएगा कि इस बुक को रमेश ने लिखा है या सोमेश ने लिखा है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें मेमोरी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। हाँ, एक जो एकदम छोटा एक वो कहावत है अपने साइड बिहार में, भागते भूत की लंगोटी सही, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ये याद रखिएगा, मैं अभी एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं, तरीका देने जा रहा हूँ, कि जो 2 चीज आपने जनरली सुनी हुई है वो जनरली सही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी सुना है और हमने कभी ना कभी डार्विन भी सुना है। ऐसा नहीं कि मेंडल हमने नहीं सुना है, ये दोनों तो फिर भी थोड़ा कम सुना होगा, लेकिन मेंडल भी सुना है, लेकिन डार्विन ऑब्वियसली हमने ज्यादा सुना है। तो हम गैस कर सकते थे। देखिए, मैं जब ये सब आपको तरीका देता हूं कि ऐसे आंसर बैठ जाएगा, तो मैं इसके पहले ही कंटेक्स्ट ये बना चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर पहले तो पता होना चाहिए। बिकॉज जो नाम वाले आपको क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको रूल आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी अब हमारे पास कोई उपाय बचा ही नहीं है, तो हमने ये वाला आइडिया लगाया और आपका आंसर भी डार्विन है, ठीक है। डार्विन ने ये बुक को लिखा था, जो कि बहुत फेमस बुक है आज तक का। इन्होंने इसी बुक में आपको नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, और यहाँ से हमारा आपको एक कंप्लीटली जो साइंटिफिक रैशनल सोच होता है वो यहाँ से डेवलप हुआ। ऑल्दो वो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, तो हम उसको कवर नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है, वो कवर करते हैं, ठीक है। पहला आता है लाइनियस। अब ये सब जानने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली जब मैं ये डेटा कलेक्ट करते रहता हूँ तो ये सब भी दिया रहता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब आपके काम का नहीं है, क्योंकि मैं जब भी बताता हूँ तो मतलब देता हूँ तो बताते चलता हूँ कि आपके काम का क्या, आपके काम का क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे काम का हमेशा क्या रहेगा, किसी भी जब मैं डेटा देता हूँ तो उस डेटा में आपको ये जानना है कि वो कौन है, मतलब प्रॉपर नाउन, नाउन दैट इज नेम, प्लेस एंड थिंग, और उससे रिलेटेड वर्ब, कि उन्होंने क्या किया है, क्यों फेमस है, ये सारे चीजें जो आती हैं वो आपको ये पता होना चाहिए। अदरवाइज और कुछ भी आपको आइडिया नहीं रखना है, वो अननेसेसरी इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। कि अब ये जियोलॉजिस्ट थे कि बॉटनिस्ट थे, ये हमें नहीं फर्क पड़ता है, हमको क्या चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या किया था, तो इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम निकाला था, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेन है कि लीनियस ने आपको क्या किया था, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन, हम वर्ड यूज कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी, ये इन्होंने किया था। ये हमारा एक चीज कवर हो गया। अब हमने पढ़ा डार्विन, और डार्विन से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आता है लेमार्क। लेमार्क ने क्या किया है, तो लेमार्क अगेन वही फ्रेंच, ये सब वाले वर्ड हमें नहीं जाननी है, लेकिन इसमें जो आपको मेन वर्ड आपको जानना है वो ये है कि इन्होंने इनहेरिटेंस को, वर्ड खोजने दो, हाँ यहाँ, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को लेके आइडिया दिया था। अब क्या डार्विन ने भी वही बात नहीं कहा है? नहीं, आपको इनफैक्ट डार्विन जो थे वो इसका जस्ट समझिए एक
ऑल्टरनेटिव तो बोलना गलत होगा, नहीं इनफैक्ट ऑल्टरनेटिव तो सही होगा, मैं रिप्लेसमेंट बोलना चाह रहा था, रिप्लेसमेंट नहीं लेकिन ऑल्टरनेटिव दिया। अब दोनों, अब पहले डार्विन को भी देख लेते हैं कि अच्छा डार्विन बाद में, डार्विन का तो आंसर ही था, तो आपको पता है कि द ओरिजिनल लाइफ, उसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट अभी तक आ गए हैं जो कि सिमिलर है, एक है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। जनरली जो इसका फर्क है वो एग्जामिनेशन, पीएससी के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर समझ लीजिएगा तो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। आपको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि अब इसमें जो भी लिखा हुआ, मेन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी को समझाने के लिए, अक्वायर्ड, कि जैसे मान लीजिए ये क्या बोल रहे हैं कि हम अपने लाइफ टाइम में जैसे भी रहते हैं, मान लीजिए आप ऐसी जगह घर खरीदते हैं जो कि पानी से घिरा हुआ है, तो आपका डेली पानी में आना जाना बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर पर्सन। तो आपका जो पैर है वो पानी को लेकर अडेप्ट करने लगेगा। इनका ये कहना है कि हम लोग अपने लाइफ टाइम में अपने सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को अक्वायर करते हैं, एंड वो फिर इनहेरिट, मतलब कि जो आपका बाल बच्चा होगा उसमें वो क्वालिटी आएगा। मान लीजिए हाइपोथेटिकली बता रहा हूं कि आप पानी में इतना उतरे कि आपका पैर में वेब आ गया, और हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन ये थ्योरी ये बोलता है कि अब आपका जो बच्चा होगा उसके पैर में भी वेब होगा। मतलब कि हमने जो अपने लाइफ टाइम में कोई ट्रेट को अक्वायर किया है, दैट इज इनहेरिटेबल, दैट कैन बी पास्ड अपॉन आवर नेक्स्ट जनरेशन, ये इन्होंने कहा। लेकिन आपको डार्विन ने क्या बोला कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एक्सटीरियर इन्वायरमेंट को, कि इन्वायरमेंट आपके बॉडी में इतना जल्दी चेंज ले आते हैं, ये जनरली सही बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मतलब डार्विन बोल रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ ये होता क्या है, ये होता है नेचुरल सिलेक्शन के कारण। मतलब डार्विन ने क्या किया कि एक आपको कॉन्सेप्ट, मतलब कि उन्होंने इन्वायरमेंट के रोल को नकारा नहीं, उन्होंने बोला कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, मतलब कि हर लिविंग बीइंग के अंदर एक जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, मतलब कि वो प्री डिस्पोजिशन का हिंदी क्या होगा, थोड़ा समझ लो, अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा, मैं ज्यादा देर रुके सोचूंगा तो फिर ये वीडियो खराब हो जाएगा। मतलब लाइबल, वो वल्नरेबल गलत वर्ड है, वो आपको जेनेटिकली समझिए उस तरीके से क्राफ्टेड होते हैं कि अगर सिचुएशन आया तो वो चेंज कर जाएगा। जैसे मैं इसको समझाता हूं कि मान लो, हाइपोथेटिकली वाली बात बोल रहा हूं कि आप किसी के मान लो 3 हाथ हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा सिचुएशन आया कि सब हाइपोथेटिकल बात है कि पेड़ पे चढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मान लीजिए पूरे धरती पे वोल्केनो बिछड़ गया, अब ऑब्वियसली पेड़ भी जल जाएगा, लेकिन एक पेड़ नहीं जल रहा था। तो अब उस पेड़ पे चढ़ना किसके लिए आसान होगा, आपके लिए, मेरे लिए, या मिस्टर एक्स के लिए जिनके 3 हाथ हैं। अब वो 3 हाथ जो थे वो कभी भी पहले काम नहीं आ रहे थे, लेकिन वो 3 हाथ एक सिचुएशन ऐसा आया कि उस सिचुएशन में उसको अडेप्ट करने में हेल्प कर गया। और यही आपको नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि नेचर ने, वो वोल्केनिक कंडीशन नहीं आता तो वो सिलेक्शन, वो 3 हाथ वाले आदमी को सेलेक्ट करने में हेल्प नहीं करता। अब ये सिलेक्शन किनका हुआ, जो जेनेटिकली पहले से प्री डिस्पोज थे, मतलब कि उनके पास कुछ जेनेटिकली एक ऐसा चीज था जो उस सिचुएशन के लिए परफेक्ट था। वो क्या था इस सिचुएशन में कि 3 हाथ थे उनके पास जो कि उनको पेड़ पे चढ़ने में हेल्प करता। तो ये इनका डार्विन का कहना था कि आपको इस दोनों फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा, कि जो जेनेटिक फैक्टर है वो, और दूसरा आपको जो समय आता। अब जैसे इसको जैसे हम समझ के देखते हैं दूसरे फॉर्म में, कि मान लीजिए हम, ये एग्जांपल है, आई डोंट नो ये एक्चुअली में होता भी है कि नहीं होता है, कि एक तेज आदमी का बच्चा जो होगा वो तेज ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब मान लो वो तेज बच्चा, ठीक है, अब वो सोमालिया में पैदा ले लिया, अब उसके तेजी का कुछ भी फायदा होगा नहीं। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जो हुआ वो गलत तरीके से काम किया। अब वही तेज बच्चा मान लो स्वीडन में, आपको अमेरिका में, मतलब डेवलप्ड कंट्री में पैदा लिया होता, तो वो वहां पे अपने तेजी का वो दूसरा रूप पैदा करता, वो एलन मस्क बनता। तो वो सिचुएशन कौन सा हुआ, अमेरिका में होना, इंडिया में होना,
आपको यूरोप में होना, और डिस्पोजिशन क्या था पहले का कि मैं तेज था। तो ये डार्विन थे, तो ये इनसे कैसे अलग हुए? तो आपको लामार्क ने आपको एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जेनेटिक को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और उन्होंने टाइम स्पैन को देखा। ये आपको ये जब क्या नाम है डार्विन बोलते हैं, वो बहुत टाइम मिलियंस ऑफ ईयर के बाद आपको ऐसा एक्चुअली में फिनोमिनन होगा, जो कि लामार्क के हिसाब से वो अगले ही या अगले 2-3 क्या बोलते हैं उसको यार नेक्स्ट जनरेशन वर्ड खोज रहा था यार, कभी कभी वर्ड हम स्लिप कर जाता है। नेक्स्ट 2 जनरेशन में ही आपको वो आ जाएगा। तो ये इन दोनों का बेसिक फर्क था। आई होप आपको लामार्क और डार्विन में आज के बाद से कभी कोई डिफरेंस नहीं होना होगा, क्योंकि मैंने आई होप ठीक से समझा दिया। ये हम समझ चुके हैं कि इन्होंने लीनियंस ने क्या किया था, ये नोमेनक्लेचर कर रहे थे कि चीज़ों को कैसे नाम करें। अब एक पेड़ है, पेड़ में एक पत्ता ये देता है, दूसरा पेड़ आपको ये देता है, दोनों तो पेड़ ही है, तो अब इसको क्या कहे, इसको क्या कहे, तो ये नाम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला इनका काम हो गया। मेंडल क्या कर रहे हैं, तो मेंडल ने आपको जेनेटिक इनहेरिटेंस, अब ये वर्ड देखो ये क्या है। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको ऐसे, ये तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था ना, एग्जाम में आपको इस तरीके से दिया जा सकता है कि मैचिंग दे देगा कि आपको अक्वायर्ड इनहेरिटेंस, फिर आपको दूसरा दे देगा नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा दे देगा जेनेटिक इनहेरिटेंस, और इन साइंटिस्ट का नाम लिखा रहेगा। फिर वहां पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा, अरे ये और फिर इतना इजी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसीलिए अगर आपको स्टोरी याद रहेगा तो आप हमेशा कभी कंफ्यूज नहीं करने वाला है। ठीक है, अब देखो जेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो जेनेटिक का मतलब समझते हैं। जीन्स वर्ड से आपको जेनेटिक आया। ठीक है, जीन्स का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल वैल्यू बोल रहा हूँ, सिंपल वर्ड में समझना आपको, तो जीन्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि कुछ, जैसे मान लो आप चिट्ठी लिखते हो ना, तो चिट्ठी में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, समझो जीन्स में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इसकी आंखें लाल होंगी, लाल क्या काले होंगे, इनके बाल अच्छे होंगे, इसके हाथ जो होंगे वो इतने फीट के होंगे। यू गेट द आइडिया, मतलब कि जो भी हमारे ह्यूमन स्पीसीज में और पर्टिकुलरली आपके फैमिली में जो चलते आ रहा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कि हाँ इस फैमिली में जनरल हाइट आपको 5 फीट 9 इंच रहा है, तो जनरली आप देखोगे कि उसी के अराउंड सब कुछ घूमते रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें न्यूट्रिशन ये सब के भी अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन वो अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जब पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो हम कहते हैं कि वो क्या हुआ, जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो इसी पे इन्होंने आपको लॉ बनाया मेंडल ने। अब हम लॉ क्या बोल रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास कर रहे हैं। अब मेंडल का काम क्या था, बस ये बोलना था क्या कि इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है? नहीं, मेंडल ने बोला जो इंफॉर्मेशन पास होता है वो 2 तरीके से पास होता है। अब ये क्या है, उस 2 तरीके को 2 नाम दिया गया। एक नाम दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा नाम दिया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक वर्ड है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना। अब इस बात को समझो कि जैसे हम हमारे पास कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 23 है। ठीक है, अब क्रोमोसोम में आप एक वर्ड देखो, बहुत सारे अभी ऐसे वर्ड मैं यूज करने जा रहा हूं जो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो शायद आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं अगर वो वर्ड यूज ना करूं तो समझाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, क्योंकि कभी ना कभी मैं जेनेटिक भी पढ़ाऊंगा ही, तो वहां पे आप उसको जाके कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट होता है एलील। एलील का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास लाल कोई कागज है, ठीक है, और दूसरा भी लाल कागज है, लेकिन जो दूसरा लाल कागज है उसमें एक नीला स्ट्राइक भी है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं आके कि हाँ बिंटू बताओ तुम्हारे पास लाल कागज है क्या, तो तुम बोलोगे कि हाँ है। तो मैं पूछूंगा कितने लाल कागज है, तो तुम क्या बोलोगे 2। तो मैं बोलूंगा कोई एक दो मुझे। तो अब तुम्हारे पास चॉइस आता है कि कौन सा लाल कागज दो। वो एक लाल कागज जिस पे हरा रंग का स्ट्राइक है वो वाला दोगे, या सिर्फ लाल कागज दोगे। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एलील बोलते हैं। मतलब एलील मतलब होता है कि जब सेम फीचर जीन्स, या जीन्स क्या हो गया लाल कागज, ये सेम फीचर ह्यूमन में क्या होगा वो जीन्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो आंख का भी तो जीन्स होगा कि आंख ऐसे से बनेगा, ये इन्फॉर्मेशन तो जाएगा ना, पास ऑन होगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन को भेड़िया का आंख मिल जाएगा, वो ह्यूमन का ही आंख मिलेगा। ठीक है, तो ये जीन्स मैंने उसको दे दिया।
अब वो आंख आपको नीला होगा कि काला होगा, ये ऑल्दो ये भी जीन्स में आएगा। बेसिकली आपको हमारे क्रोमोसोम में हर फीचर के आपको 2 कॉपी होते हैं। जैसे आपके पास लाल का 2 कॉपी था, बस दोनों सेम नहीं होते, यूनिक होते हैं। एक पे हरा स्ट्राइक है और एक पे नहीं है। अब देखो, मान लो जब इवेंचुअली फर्टिलाइजेशन के बाद, मान लो हस्बैंड वाइफ के बाद आपको बच्चा आया, ठीक है। अब हस्बैंड के पास भी 2 गो एलील, बच्चे को मान लो हम लोग बच्चे का बाल देख रहे हैं, ठीक है। बच्चे का बाल माँ पे जा रहा है या बाप पे जा रहा है, ठीक है। अब जो बाबूजी है उनके पास भी अपने हेयर का 2 गो वर्जन है, एक लाल स्ट्राइक वाला और एक लाल बिना स्ट्राइक वाला। जो माँ है उनके पास भी हेयर का दैट इज लाल का 2 वर्जन है, एक लाल जिसपे ब्लू स्ट्राइक है, एक लाल जिसपे कोई स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, या कोई और कॉम्बिनेशन ले लो। अब अगर ये दोनों मिल के बच्चे को जाएंगे तो उसके पास तो 4 हो जाएंगे, जबकि रूल तो यह है कि आपको कोई खाली स्पेस रहता मेरे पास तो और बेटर समझ में आता। ये आपको फादर का एलील है। ये दोनों लाइन क्या दिखा रहे हैं? एक ही फीचर को दिखा रहे हैं, बाल को दिखा रहे हैं। ये मदर का एलील है। एलील मतलब क्या होता है? एक फीचर जिसके 2 कॉपी हो। फीचर यहां पे क्या हो गया? फीचर यहां पे हो गया हेयर। कॉपी क्या हो गया? एक लाल विद द स्ट्राइक, एक लाल विदाउट द स्ट्राइक, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब ये दोनों से मिलके बच्चे के पास आता है। अब रूल तो ये है कि आदमी के पास 2 ही हो सकता है। अगर ये चारों आ जाए तो फिर यहां पे 1 2 3 4 हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता है। तो अब यहीं पे आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो क्या बोलता है कि ये जो एक बाल को दिखा रहा है ये इवेंचुअली बट जाएगा, आइदर ऑफ इट, इसमें से कोई एक और इसमें से कोई एक बच्चे के पास जाएगा। अब ये या तो ये दोनों जा सकता है, या तो ये जा सकता है, या तो ये जा सकता है, या तो ये जा सकता है। इवेंचुअली कोई इसमें 2 ही आएंगे। अब यहां पे 2 आ गए, ठीक है। इवेंचुअली अब हो सके बाबूजी का हेयर का टेक्सचर आ गया और माँ के हेयर का कलर आ गया, ठीक है। तो ये यहां पे आ गया। अब बच्चे में जो भी वेरिएशन आया वो क्या हुआ? जेनेटिक, मतलब इंफॉर्मेशन पेरेंट से पास ऑन हो गया। कैसे? ये चीज सेग्रीगेट होके। अगर सिर्फ बाबूजी का आता तो क्या होता कि रुखरा बाल और काला बाल, यहां मम्मी का सॉफ्ट बाल और नीला बाल, जो भी समझ लो भी। तो ये सेग्रीगेट हुआ तभी तो यहां वेरिएशन आया। अगर ये सेग्रीगेट नहीं होता, ये दोनों अलग नहीं होते, तो फिर वही चीज यहां कॉपी हो जाता। तो ये कॉपी तो नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमारा ये आपको सेग्रीगेशन होता है, नेचर ने बनाया है कि जो भी बेटर होगा यहां पे हम चुन लेंगे, ठीक है। ये वाला सेग्रीगेशन का मतलब हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम आपको लॉ ऑफ असॉर्टमेंट का मतलब। अब आपको देखिए कि अगेन ये मान लीजिए ये आपको क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पे यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपको है आंख का कलर, यहाँ पे है कान का साइज, यहाँ पे है हाथ का साइज, यहाँ पे है आपको ये सब अलग अलग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे है कि आपको बाल आपके कैसे होंगे, मतलब यू गेट द आइडिया। कितने सारे इंफॉर्मेशन आपको रखे हुए हैं। अब देखो, जब ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होगा, वैसे ही आपको ये फादर का हो गया, ये मदर का हो गया, वही चीज, ये चीजें जो यहाँ पे भी रख लो, ठीक है। अब जब इंफॉर्मेशन पास होगा तो ये बोल रहा है कि हेयर का कलर जो बच्चे के पास जा रहा है, इट डजंट डिटरमाइन कि इसके हाथ का साइज भी फादर से ही जाएगा। हो सके हाथ का साइज इससे आ जाए, हो सके आपको ये चीज इससे आ जाए और दूसरा फीचर इससे आ जाए। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि एक फीचर का ट्रांसफर होना बच्चे में ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि दूसरा फीचर पहले फीचर पे डिपेंडेंट हो। दैट इज जैसे मान लो अगर बाल का टेक्सचर फादर से चला गया तो जरूरी नहीं है कि बाल का कलर भी फादर से ही जाएगा। मतलब कि जस्ट बिकॉज इट्स हेयर इट डजंट इंप्लाई कि आपको सारे हेयर के फीचर जो है वो अब एक ही आदमी से जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो कोई भी कहीं से भी आ सकता है। और यही आपको देखिए, दोनों को मिला के देखिए तो आपको दिखेगा कि कैसे हमारा हर जनरेशन वेरिएट कर रहा है। तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो 2 आपको लॉ थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने क्या बोला कि
जो 2 गो आपको क्रोमोसोम में एक ही इंफॉर्मेशन बाल इंफॉर्मेशन है, ये इसके 2 कॉपी है यहाँ पे। एक है कॉपी क्या, मान लो रुखरा बाल, ये दोनों ये फादर का ही है, और एक है ये स्मूथ बाल, ठीक है। अब ये मदर क्या है, मदर के पास है नीला बाल और लंबे बाल। लंबे बाल कोई ये नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। तो सेग्रीगेशन में क्या होता है, अब आइदर वो रुखरा बाल लेगा, या अब ये क्या मैंने काला बोला था कि क्या बोला था मुझे याद नहीं है, या तो काला बाल लेगा, या तो यहां से लंबा बाल लेगा, या तो रुखरा बाल लेगा, जो भी कोई कॉम्बिनेशन बैठा लो। इवेंचुअली ये कॉम्बिनेशन क्यों बन पा रहा है, क्योंकि ये सेग्रीगेट हो पा रहा है। अगर ये सेग्रीगेट नहीं होगा, ये दोनों अलग नहीं होंगे, तो फिर तो वो कॉपी हो जाएगा, आइदर पूरा मम्मी का आ जाएगा या पूरा पापा का आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि सेग्रीगेशन क्या है, असॉर्टमेंट क्या है। असॉर्टमेंट क्या है कि इट डजंट मैटर कि एक फीचर कहां से आ रहा है, दूसरा फीचर भी आपको दूसरे जगह से आ सकता है। मतलब द passing on the feature of first character doesn't implicate or decide the passing of the second factor। तो ये हमें आइडिया लग गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो अब देखो हम लोग लमार्क समझ गए, लीनियर समझ गए, मेंडल समझ गए, नेचुरल सिलेक्शन मैंने बता ही दिया, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन प्लस सिचुएशनल कंडीशन की पहले से वो लोग जेनेटिकली प्री डिस्पोज थे। जैसे मान लो मैं प्री डिस्पोज हो के एकदम सही एकदम अमीर बनने वाला है भाई, गर्दा टाइप का अमीर बनेगा, और अगले दिन ही तुमको क्या हो गया कि एक ऐसा सिचुएशन आया कि बच्चे सिर्फ मेरा ही क्लास देख रहे हैं, तो ये सिचुएशन आ गया। तो मैं पहले से डिस्पोज भी था और अब आ भी गया। देखो ये सब एग्जाम्पल थोड़ा डालना पड़ता है यार। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपको आलतू फालतू जो डेटा है वो याद नहीं करना है, वो तो मैं अब विकीपीडिया से कॉपी कर रहा हूँ या जहाँ से भी कॉपी कर रहा हूँ वो हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन जो काम का रहता है वो आपको बताते चलते हैं, ठीक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ ये डेट रख सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसीलिए यू नेवर नो कब किसी एग्जाम में डेट भी दे दे। कुछ 4 इंपॉर्टेंट बुक का उसको ईयर से मिलवा दे, लेकिन बहुत 5% से ज़्यादा चांस नहीं है कि ये डेट वेट कभी पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये मैंने आपको समझा दिया है कि क्या है, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, ये जान लीजिए कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कंडक्ट कौन, चार्ल्स डार्विन conducted extensive observation and research during the voyage on HMS बीगल। ये शिप था, इस शिप के थ्रू वो डिफरेंट जगह जा रहे हैं जहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली शिप का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब दे देता है, चांसेस बहुत कम है लेकिन आपको कभी कभी दे देता है। फिर ये वही कि हाउ स्पीसीज चेंज एंड अडेप्ट ओवर टाइम, ये इसका इन कहानी था। तो हमने 4 फिलॉसफी आज सीखी हैं, जिसको हम लोग डार्विन, फिर आपको लीनियस, लमार्क। तो जैसे अगर मान लो हमको ये बोलना तो क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। और ज़रूरी नहीं कि टैक्सोनॉमी बहुत स्पेसिफिक होना होगा, बायनियल बस 2 नाम के लिए। लमार्क क्या बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। जैसे आपको होता है ना प्रॉपर्टी मिलता है इनहेरिटेंस में, वैसे यहाँ पे इनहेरिटेंस बायो में होता है कि आपको कोई क्वालिटी मिल रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड फीचर, कि एक लाइफ टाइम में आपके पैर में एक्वायर्ड फीचर, लाइफ बोल दिया, देख लेना स्पेलिंग फीचर का, ठीक है, एक्वायर्ड फीचर। फिर आता है मेंडल। मेंडल क्या बोल रहे हैं, 2 बातें बोल रहे हैं यहाँ पे। पहले तो जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस मतलब कि जीन्स जो होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन ले जाता है, ये बोल रहे हैं बस। अब वो कैसे ले जाता है, तो वो ले जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से और लॉ ऑफ असॉर्टमेंट से, ठीक है। ये हमारा मेंडल ने बोल दिया। अब आता है डार्विन, ये क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या हुआ कि इसके 2 कंडीशन है। एक हो गया प्री डिस्पोज्ड कंडीशन प्लस चेंज इन एनवायरमेंट। अभी चेंज इन एनवायरमेंट होगा तो क्या होगा, हम लोग अडेप्ट करेंगे। वो आदमी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो कैसे अडेप्ट किया, पेड़ पे चढ़ के, उसके 3 हाथ थे, प्री डिस्पोज था, तभी वो चढ़ पाया, नहीं रहता तो चढ़ ही नहीं पाता। तो ये मिलके वो बच गया। अब सारे वोल्केनो में जल गया। अब उसका जो बच्चा पैदा होगा
प्रॉबेबली, हम हमेशा नहीं जानते, शायद वो भी 3 हाथ का होगा। इवेंचुअली 2000 साल बाद सारे जो पॉपुलेशन होंगे वो 3 हाथ वाले होंगे। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? ये आपको नेचुरल सिलेक्शन, ना नेचर का वोल्केनो आता, ना नेचर सेलेक्ट करता ऐसे प्री डिस्पोज्ड जीन्स को जो कि कमिंग सिचुएशन में अडेप्टेड रहे पेड़ पे चढ़ने के लिए। ऑब्वियसली अडेप्टेशन मल्टीपल हो सकता है। मैं ये भी बोल सकता था कि 3 हाथ है तो वो आराम से तैर गया, ठीक है, यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो ये आपको आइडिया लगा कि ये चारों साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये टॉपिक हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, हम हमेशा सही करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, विच मेटाबॉलिज्म डज इंसुलिन कंट्रोल इन द ह्यूमन सिस्टम? देखो ऑब्वियसली आंसर तो बहुत ही इजी है इसका, सीधे ऐसे मारे और आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन पहले समझो इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं। पहले देखो, मेरा जो ट्रिक सब रहता है वो बहुत चीप रहता है यार। मुझे कभी कभी खुद अपने आप पे शर्म आता है, क्या है यार ये कैसे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। मैं इसको कैसे बोलता हूँ कि इन सू इसको स्वीट बोलता हूँ मैं। स्वीट SU है ना, सू से, अरे यार स्वीट, समझ रहे हो? स्वीट का स्पेलिंग ये नहीं, मुझे भी पता है यार, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनसे ये, अब इससे हम अगर ये वर्ड आता है तो हम ये देखो इसको और बेहतर करते हैं, इन प्लस सू। अपने तो मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या बोले ट्रिक, क्योंकि जब मैं अपने से याद करता हूँ तो बहुत वियर्ड चीज़ करता हूँ जो कि इंटरनेट पे नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे तरफ बिहार के साइड में, मगही साइड में खासकर बोलते हैं, देखलिन ना, सुनलिन ना। तो लिन जो होता है ना, वो यहाँ से मैं ले आया, वो वर्ड जो यूज होता है अपने मगही लैंग्वेज में। तो इंसुलिन, अब सू से आपको क्या हो गया, आपको स्वीट, इन मतलब कि अंदर गया, अंदर स्वीट, लीन मतलब कि लिया, मतलब कि कुछ मीठा के लिए लिया, इवेंचुअली यही मतलब है। अब देखो ये क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि बॉडी में उस जो भी आदमी इंसुलिन का सुई ले रहा है उसके बॉडी में ना आपको मीठा अंदर जा ही नहीं पा रहा है। तो ये सुई से, जैसे सुई क्या होता है, धक्का दे के भेजता है, प्लंजर होता है ना उसमें, तो इसको ऐसे इमेज याद रखो। तो वो क्या कर रहा है कि इन वाला चीज को धक्का दे रहा है। क्या चीज के लिए धक्का दे रहा है? स्वीट को धक्का दे रहा है। किसके लिए? जो भी आदमी उसने ले लिन, तो उसने अंदर ले लिया। तो ऐसे करके याद करोगे। तो अब तुमको जब मैंने बोलता हूं कि उसने अपने सेल के अंदर स्वीट को घुसा लिया, तो अब बताओ इसके अंदर स्वीट कौन है? अपना कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये अब तुम कंफ्यूज नहीं करोगे कि इंसुलिन तुमको बॉडी से स्वीट को निकालता है या ब्लड से स्वीट को बॉडी में देता है। क्यों? क्योंकि हम आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम सुई ले रहे हैं तो सुई हम अपने ब्लड में लेते हैं। अब सुई तो इवेंचुअली ब्लड में लिया था ना, भले आपको लगेगा कि हम अपने मांस में ले रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तो ब्लड में जाता है। तो वो ब्लड में गया, अब वहां से वो जो भी आपके बॉडी में स्वीट्स होगा वो आपको सेल्स को ढकेल देगा। अब ये कर क्यों रहा है? ये करता है इसलिए क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट का आपको फॉर्म है ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ये मेन है। ये ग्लूकोज ही आपको O2 से कंबाइन करता है और फिर आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंडक्ट होता है। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंडक्ट होके, मतलब रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, ऐसा हो रही कि ऑक्सीजन हम लोग लेना बंद कर दिए हैं, लेकिन ये आपके बॉडी में ग्लूकोज जा ही नहीं पा रहा है। अब ग्लूकोज जा ही नहीं पा रहा है तो ऑक्सीजन वहां जाके करेगा क्या? कुछ काम ही नहीं। मतलब और सेल्स को ऑक्सीजन देगा लेकिन एनर्जी नहीं आ पाएगा। और इसीलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं पतले होते जाते हैं, आपको कमज़ोर होते जाते हैं, और फिर और बहुत सारी चीज़ें होती है जो अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, डायबिटीज़ वाले बाद में आऊँगा। तो इसीलिए इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को सेल्स में धक्का देने में काम आता है, और इवेंचुअली जैसे ग्लूकोज आपको सेल में घुस गया, उसके बाद ऑक्सीजन उससे कंबाइन करके फिर से एनर्जी बनाने लगता है। और जैसे एनर्जी बनाने लगेगा वही आपके पेशेंट आपको ठीक हो गए। जो कल तक एकदम कमज़ोर फील कर रहे थे अब कमज़ोर फील नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे आंसर हमारा इस वर्ड से आप निकाल सकते थे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे आंसर होगा। ये हमारा आंसर वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो पहले इंसुलिन प्राइमरीली कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। और फिर इन द ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट
रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जब हम लोग ये वर्ड बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, वो कैसे इवेंचुअली एनर्जी में टूटता है, वो यहाँ पे बातें हो रही है। उसको कंट्रोल कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। जब हम बोलते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, तो ये कहाँ टूटेगा? आपके मुंह में टूटेगा? नहीं, आपके सेल के अंदर टूटेगा। ठीक है, तो वहां पे अब वो माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ रहा है कि कौन तोड़ रहा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला बात हो गया कि ये मेन वर्ड है इंसुलिन के लिए, अपटेक, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। स्टोरेज वाला क्यों है हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अब फैट, इंसुलिन डज हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन फैट मेटाबॉलिज्म बट इट्स प्राइमरीली लो। ठीक है, इसको अभी तुम भूल ही जाओ। ठीक है, इसको मत ही याद रखो मेन, क्योंकि हमारा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के लिए काम होता है, इसलिए अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रोसेस वोसेस के बाद यहाँ पहुंचेगा। इज टू रेगुलेट द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज शुगर इन सेल्स एंड प्रोमोट, ठीक है, इट्स कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन। जो हमने यहाँ पे एक पढ़ा था ना अभी, स्टोरेज वाला वर्ड, कहीं पढ़ा था यार, हाँ ये स्टोरेज वाला वर्ड। तो एक तो हो गया कि अपना ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया। अब और भी ग्लूकोज आया जा रहा है यार, अब उसका क्या करें? तो उस ग्लूकोज को हमको स्टोर करना है कि हाँ ये तो बहुत फ्री में एनर्जी मिल रहा है, तो क्यों ना इसको स्टोर कर ले। तो वो स्टोरेज वाला काम होता है, कहाँ पे होता है? तो लिवर में होता है और एडिपोज टिश्यू में होता है, तो प्राइमरीली। तो अब ये कैसे होगा? तो ग्लूकोज ही वहां जाके बैठ जाता है क्या? नहीं, ग्लूकोज आपको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया आपसे कि व्हाट इज ग्लाइकोजन, तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि हम एक बुयाम में बहुत सारा आम रख देते हैं, तो आप आम नहीं, तो ये तो थोड़ा गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, थोड़ा सोचने तो मुझे। हाँ, एक होता है, अब आई डोंट नो तुम लोग खाए हो कि नहीं खाए हो, अमावट में खाता हूँ। आप बिहार के हो तो यार तुमको समझ में तो आना ही चाहिए कि एक लेयर पे एक लेयर पे एक लेयर पे एक लेयर रखा होता है। तो इवेंचुअली होता वो एक लेयर है, लेकिन जब हम खाते हैं तो क्या वो बहुत सारा लेयर होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा कुछ ग्लाइकोजन है कि एक ग्लूकोज पे, दूसरा ग्लूकोज पे, तीसरा ग्लूकोज पे, चौथा ग्लूकोज पे, इवेंचुअली वो बन जाता है ग्लाइकोजन। तो वो बस समझो ऐसा चटाई है जो एक साथ जुटा हुआ है, जिसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, जिसका पॉलीमर आपको ग्लाइकोजन हो गया। वो एनिमल सेल्स में आपको एज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए स्टोरेज ऑफ एनर्जी काम करता है। तो ये हमारा इन टोटल प्रोसेस हो गया। ठीक है, प्रोटीन, इंसुलिन, इनडायरेक्ट, वही अगेन ये सब बोल जाओ, इनडायरेक्टली वाला हमारा काम ही नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम के पर्पज से देखना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना। तो इन डॉक्टर लोग के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स को भी तोड़ा जाएगा, फिर उसमें से जो ग्लूकोज वाला पार्ट होगा उसको निकाल के इवेंचुअली एनर्जी प्रोड्यूस करने का कोशिश किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे बता रहा है कि इट प्रमोट्स द अपटेक ऑफ द अमाइनो एसिड, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। ये हम अलग चैप्टर में करेंगे। चलो अभी ये बता दे रहा हूँ कि जैसे कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, वैसे ही अमाइनो एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो आपके बॉडी को बिल्ड करता है, रिपेयर करता है और चीज़ों को बनाता है। तो इसीलिए आपको अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट होता है इनटू सेल्स, स्पेशली मसल्स। मान लो आपका यहाँ पे कट गया हाथ, तो क्या कार्बोहाइड्रेट आकर उसको रिपेयर करेगा? नहीं, वहां प्रोटीन हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन वहां पे आके नया लेयर्स बनाएगा। तो ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है। दिस हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल्स ग्रोथ, हाउएवर द डायरेक्ट रेगुलेशन ये हमारा नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है। न्यूक्लिक एसिड, अब इंसुलिन डज नॉट हैव अ डायरेक्ट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स। मतलब कि प्रोटीन, और इसमें लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये याद रखिए कि जो डीएनए वाला पार्ट है, डीएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और भी एक दो जगह रहता है, लेकिन अभी आप न्यूक्लियस मान के चलिए, और भी एक दो जगह क्या न्यूक्लियस ही रहता है। ठीक है, आपको मैं जैसे माइटो अब हटाओ, छोड़ो वो सब। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आपको न्यूक्लिक एसिड है, इसमें आपको न्यूक्लियस वाला वर्ड छुपा हुआ है, ये आप हिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? डीएनए रहता है। इसीलिए जैसे न्यूक्लिक एसिड है, आप बोल सकते हैं कि अच्छा ये कहीं ना कहीं डीएनए से रिलेटेड होगा। और प्रोटीन आपको क्या होता है? अमाइनो एसिड से बनता है। तो ये दो चीज से कंफ्यूज मत करिएगा कि ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी ये है, ऐसे ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे हो गई कि कौन क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स एंड आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए आरएनए। मतलब कि न्यूक्लियस में जो डीएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, वो उसका ये ब्रिक है, उसका ये छोटा सा ईंट है, इससे आपको डीएनए आरएनए बन रहा है।
और इसका ईंट क्या है प्रोटीन का, इसका ईंट है अमाइनो एसिड। तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं अभी वर्ड बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ द प्रोटीन, तो वहां पे अमाइनो एसिड, वहां पर न्यूक्लिक एसिड मत लिख दीजिएगा। और यह इसको याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि न्यूक्लिई वर्ड है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर है। अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए आरएनए होता है, इसीलिए डीएनए आरएनए से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड्स आर द कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स मैंने क्लास लिया है तो उसको आप ठीक से देख सकते हैं, मैं अगर बहुत समझाने लगूँ तो फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दैट सर्व्स एज द जेनेटिक मटेरियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। टू टाइप्स बोल रहे हैं, देखो ध्यान रखो कि टाइप्स जब बोलते हैं मतलब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं या तो डिफरेंट काम कर रहा है या डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। वो कौन है अपना आरएनए भाई साहब, और दूसरा कहाँ गया डीएनए साहब, डीएनए साहब। अब देखो ये सब भी मैं जब चैप्टर आएगा तो समझाऊंगा, अभी इसको नहीं समझा रहा हूँ कि डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, राइबो का मतलब क्या होता है, फिर इसमें न्यूक्लिक एसिड आ गया, जबकि न्यूक्लिक एसिड जो हमने अभी पढ़ा था, मतलब जबकि बोल रहा हूँ मैं यही तो पढ़ा था अभी कि न्यूक्लिक एसिड है, तो ये दोनों वर्ड क्यों ऐड हो गया, फिर इसमें राइबो का मतलब क्या है, यहाँ पे डीऑक्सी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हम देखेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द डीएनए, आपको बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अ न्यूक्लियोटाइड इज अ बेसिक, वही वर्ड ही लिखा हुआ था, ऑफ द न्यूक्लिक एसिड विच इंक्लूड डीएनए एंड आरएनए। मतलब ये आपको कंबाइन कर करके आपको क्या बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड विच इंक्लूड डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ द थ्री मेन कंपोनेंट। देखो ये इसको मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि इसमें बस कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कि एक फॉस्फेट होता है, एक पेंटोज होता है। पेंटोज क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। आप वर्ड से ही सोच सकते थे, जैसे ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज OSC, यहाँ पे क्या है पेंटोज में OSC, तो आप गेस कर सकते थे, ठीक है। तो एक हो गया फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा हो गया शुगर ग्रुप, जो कि शुगर कौन सा है, पेंटोज वाला शुगर है। तीसरा है नाइट्रोजीनियस बेस। तो इसको क्लास में बोलना हो तो एक बोलेंगे हम लोग आपको फॉस्फेट बोलेंगे, शुगर बोलेंगे और नाइट्रोजीनियस बेस बोलेंगे। अब उसको क्लासिफाई करना है तो क्या बोलेंगे कि शुगर में पेंटोज होगा, और नाइट्रोजीनियस बेस में वो अभी नाम नहीं ले रहा हूं मैं, वो आएंगे, घबराओ मत। और दूसरा बोलेंगे फॉस्फेट बोलेंगे। तो ये तीन क्लासिफिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, आ सकता है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। These components are covalently bonded together to form the structure of a nucleotide। ये मतलब कैसे बॉन्ड है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। तो ये सेट बहुत काफी इंपॉर्टेंट था कि आपको पता हो। आई होप कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अगले पार्ट में। अब फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, देखो ये बस ये वर्ड याद रख लो कि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल वो कैसे नाइट्रोजनस बेस से अटैच हो रहा है, या पेंटोज शुगर से कैसे अटैच हो रहा है, वो अभी आप छोड़ दो, ठीक है। बस नेगेटिवली चार्ज आपको मॉलिक्यूल कर लो, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें होता क्या, मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। अगर आप थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते हैं तो ये वर्ड ही डिपिक्ट कर देता है कि इसमें फॉस्फोर और ऑक्सीजन दोनों है, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, मेन रोल, जो मेन वर्ड आने वाला मैं बताऊंगा आपको, लिंकिंग न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर। ये मेन वर्ड है, और एक ये मेन वर्ड, ठीक है। कि फॉस्फेट वाला जो चीज होता है ये आपको बैकबोन होता है, मतलब कि दो को ऐसे जोड़ रहा है, ये जोड़ने वाला जो चीज है ये आपको फॉस्फेट वाला चीज कर रहा है, ठीक है। बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड, फॉस्फेट ग्रुप्स क्रिएट अ, ये हटाओ, ये आपको याद नहीं रखना। बॉन्ड कनेक्टिंग 3, ये भी आपको याद नहीं रखना, इसका क्या मतलब है। बस आपको जो मैंने बोला कि बैकबोन आपको बनाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर यार क्या होता है, देखो पेंटा हाउस सुने होंगे ना, पेंटागन सुने होंगे, तो उसमें 5 कार्बन। अब ओस का मतलब होता है ग्लूकोज, शुगर, ओस का बेसिकली तुम समझो मतलब शुगर होता है। अब यहाँ पेंट लिखा हुआ तो ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन है, ये याद रखना बस, ठीक है। 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल दैट इज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। द पेंटोज शुगर इज, अब देखो जो मैंने बोला था ना डीऑक्सी राइबोज, या अभी छोड़ दो, अभी हटाओ, इस बात को हटाओ। डीऑक्सी राइबोज अभी भूल जाओ इसको क्या मतलब होता है। बस इतने याद रखो कि डीएनए में ये डीऑक्सी और राइबोज होता है, और आरएनए में ये बस राइबोज होता है, ठीक है। डीऑक्सी का मतलब है कि ऑक्सीजन हटा दिया गया है।
अब वो कहाँ से हटाया गया है वो अभी आपके बात का काम नहीं है, ठीक है। द कार्बन एटम्स इन द शुगर मॉलिक्यूल आर मेंबर्ड फ्रॉम 1 to 5। हटा दो, ये केमिस्ट्री पढ़े होते तो मैं अभी समझाता, बहुत लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो वो नहीं समझेंगे। द नाइट्रोजिनियस बेस इज अटैच टू द कार्बन 1 ऑफ द शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन 5। इसको बस ऐसे समझो यार, अगले बार से मैं हर बार एक खाली पन्ना लेके आऊँगा कि मान लो ये शुगर है, ये शेप है शुगर का, ठीक है। ये गलत, 1 2 3 1 2 3 4 5, हाँ एक से मान लो कोई तुमको क्या अटैच हो रहा है, ये नाइट्रोजीनियस बेस, और दूसरे से क्या अटैच हो रहा है, फॉस्फेट। मतलब यहां से मान लो नाइट्रोजन हो रहा है तो दूसरा यहां से फॉस्फेट हो रहा है, बस ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अब नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है, तो नाइट्रोजीनियस बेस इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक वर्ड हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसे ऐसे, दिख रहा है ना यार, हाँ ये कल से मैं स्पेस बना के लाऊंगा, ऐसे 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 हेट्रो, ये साइक्लिक हो गया। हेट्रो मतलब क्या, या सारे कार्बन, सारे जो है ये कार्बन है, इसमें कोई एक नाइट्रोजन सल्फर मतलब नॉन कार्बन आ जाए तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, मेन हमारा जो काम का चीज है वो कौन कौन सा है, नाइट्रोजन बेसिस का नाम आता है तो दो ग्रुप है, एक है प्यूराइंस और दूसरा है पिरीमाइडाइंस। अब प्यूराइन के अंदर क्या आता है, एडिनाइन, ग्यूनाइन, और वो आपको पिरीमाइडिन के अंदर क्या आता है, साइटोसिन और थाइमिन। और ये बनाता है क्या है, डीएनए में, और यूरासिल बनाता है आरएनए में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आरएनए में कौन सा चीज रिप्लेस हो जाता है, तो बहुत इजी है, क्या पता क्यों लोग गलत कर जाते हैं। कि आप ये देखो, इसमें आर है और आरएनए में आर है, तो ये तो साथ ही रहेगा ना यार। तो यूरासिल आपको आर में हो गया, ये हमारा क्लियर था, ठीक है। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, मेरे पास स्पेस नहीं है। मैं इसी क्वेश्चन को कल से कंटिन्यू करूंगा स्पेस बना के, क्योंकि स्पेस के बिना ये पार्ट को थोड़ा समझाना डिफिकल्ट होगा। मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा। आई होप आप समझ पाइएगा कि मुझे समझाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, स्पेस इतना कम है कि आइडिया बन नहीं पा रहा। तो मैं हर स्लाइड के बाद एक खाली पेज छोड़ के आऊँगा ताकि आपको हेल्प मिले। आई होप आपको ये वाला मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप ये समझ पाइएगा कि हाँ, वो जो भी चैप्टर एक क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं वो पार्ट एक्चुअली मेरा कंप्लीट होते जा रहा है। इस बात को आप अप्रिशिएट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइए, हमें कमेंट करिए, और हम आपको बताएंगे कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। चलिए तब मिलते हैं अगले क्लास में।